औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम बायोलॉजी क्लास 9 यूनिट नंबर 7 मेटाबॉलिज्म का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फोटोसिंथेसिस डिस्कस करेंगे। फोटोसिंथेसिस का जो पूरा टॉपिक है इसमें आप लोगों से ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में किसी न किसी फॉर्म में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें जिस तरह से जिस पैटर्न से आप लोगों के पास पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो मैं आप लोगों से साथ साथ डिस्कस करूंगी। तो आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी है, कोई पॉइंट भी आप लोगों ने इसका स्किप नहीं करना, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का अगर हम बेसिक नेम देखें तो फोटो मीन्स लाइट, ठीक है, एंड सिंथेसिस मीन्स टू मेक, ठीक है। इसमें क्या होता है कि प्लांट्स जो हैं वो लाइट को यूज करके अपना फूड खुद तैयार करते हैं। इसको हम इसलिए क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और फोटोसिंथेसिस किन ऑर्गेनिजम्स में होती है वो डिपेंड करता है क्लोरोफिल की मौजूदगी पे, क्योंकि क्लोरोफिल प्लांट्स किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और फर्दर रिएक्शंस को कैरी ऑन करवाता है। तो वो वाले ऑर्गेनिजम्स जिनमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं वो सारे के सारे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने की एबिलिटी रखते हैं। अब इसमें जो सबसे बेसिक, सबसे जो मेन और मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो किनकी आ जाती है, ग्रीन प्लांट्स। जितने भी प्लांट्स हैं उनका जो ग्रीन पार्ट है, चाहे वो ग्रीन यंग स्टेम्स, छोटे छोटे पौधे, उनके स्टेम्स देखें तो वो ग्रीन होते हैं। वो किसकी वजह से होते हैं, क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से होते हैं। तो इसका मतलब उनका जो स्टेम है वो भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म कर सकता है। इस वजह से इसके अलावा हमारे पास कुछ फोटोसिंथेटिक एल्गी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है और वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी। और कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं जिसमें हमारे पास सियानोबैक्टीरिया की एग्जांपल आ जाती है जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में होता क्या है कि जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स हैं वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। सनलाइट से आने वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करते हैं, ठीक है। लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करते हैं और एक रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसके बाद हमारे पास क्या बनती है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है जो एज अ फूड सोर्स यूज होता है फॉर प्लांट्स और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब इसमें क्या है, लाइट एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की प्रेजेंस की में लाइट एनर्जी अब्सॉर्ब होती है और क्या यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और हमारे पास क्या बनता है, ग्लूकोज, जो कि फूड सोर्स के तौर पर यूज होता है। प्लांट्स जो है वो डायरेक्टली फूड अपना खुद प्रिपेयर करते हैं और बाकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, अपने फूड के लिए। अब हमारे पास ये क्लोरोफिल तो लीव्स में पहले से मौजूद होता है। कार्बन डाइऑक्साइड या स्टोमेटा के जरिए एटमॉस्फेयर से लेते हैं और जो वाटर है ये सॉइल के जरिए एब्जॉर्ब करते हैं। तो हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल्स हैं, रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस अगर हम देखें, जिनको हम स्टार्टिंग मटेरियल्स भी कह सकते हैं, तो इसमें हमारे पास क्लोरोफिल है, इसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट, इनको हम क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल्स। इन चीजों को यूज करके प्लांट्स फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और ग्लूकोज सिंथेसाइज करते हैं। और इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमारे पास ग्लूकोज जो है ये डिजायर्ड प्रोडक्ट होता है जो प्लांट्स ने अपना सिंथेसाइज करना होता है फूड के लिए। और इसके साथ हमारे पास जो बाय प्रोडक्ट आती है वो क्या आती है, ऑक्सीजन आती है। और ये ऑक्सीजन जो है ये प्लांट्स एटमॉस्फेयर में एक्सहेल कर देते हैं, जो कि बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस की अगर हम केमिकल इक्वेशन देखें तो इसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स 12 वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और लाइट एब्जॉर्ब होती है बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ग्लूकोज में। साथ में हमारे पास क्या आता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है जो कि एक्सहेल हो जाती है और बाकी ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इस ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन के प्रोसेस में यूज करते हैं, ठीक है। ऑल लाइफ डिपेंड्स ऑन फोटोसिंथेसिस फॉर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। जितनी भी लाइफ है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी खुराक के लिए, या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली।
अब डायरेक्टली जैसे हर्बीवोर्स हैं तो वो प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली फीड कर रहे हैं, डायरेक्टली प्लांट्स ईट कर रहे हैं, तो वो जो प्लांट फूड सिंथेसाइज कर रहे हैं वो डायरेक्टली उनकी बॉडी के अंदर जा रहा है, ठीक है। लेट्स सपोज के एक गॉट है, गॉट किसके ऊपर फीड कर रही है? प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। किसके ऊपर फीड कर रही है? प्लांट्स किस में जा रही हैं? गॉट में। अब गॉट इस प्लांट से ऑब्टेन होने वाला जो फूड है वो जब उसके ऊपर फीड करती है तो वो उसकी जो एनर्जी है वो किसके अंदर स्टोर हो जाती है? गॉट के अंदर स्टोर हो जाती है। अब यही गॉट जब इसको लाइन जो है वो ईट अप करता है, शेर इसको जब खा जाता है, तो ये वाली जो एनर्जी थी जो इसने किससे ऑब्टेन की थी? प्लांट से ऑब्टेन की थी, अब वो एनर्जी किसके पास आ गई है? लाइन के पास आ गया। मीन्स कि जो गॉड है वो डायरेक्टली प्लांट फोटोसिंथेसिस के ऊपर डिपेंड कर रही है और जो लाइन है वो इनडायरेक्टली फोटोसिंथेसिस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि वो प्लांट से ऑब्टेन होने वाली एनर्जी गॉड के पास थी और गॉड से वो एनर्जी किसने ले ली है? लाइन ने ले लिया। तो ये इस तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सारे ऑर्गेनिजम्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमारे पास सीरीज ऑफ कोऑर्डिनेटेड प्रोसेसेस हैं, मतलब सीरीज ऑफ कह सकते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस के। फोटोसिंथेसिस में हमारे पास सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं और एंड प्रोडक्ट हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट ग्लूकोज मिलता है। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस देखें, यहाँ से एक बात मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि जब आप लोगों से मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं कुछ जो सिर्फ क्या करते हैं, लाइट रिएक्शन को लिख कर आ जाते हैं, ठीक है। उन्हें नहीं पता कि मैकेनिज्म में लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी है और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी है। दोनों को आपने मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में लिखना होता है। अगर आप लोगों से अलग क्वेश्चन पूछा जाए तो वो आप लोगों से यही पूछते हैं व्हाट आर लाइट रिएक्शंस, व्हाट आर डार्क रिएक्शंस। लेकिन अगर मैकेनिज्म पूछा जाए तो उसमें आपने लाइट और डार्क दोनों लिखने हैं। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में हमारे पास फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म की दो फेजेस हैं, ठीक है। दो फेजेस में ये अपना जो मैकेनिज्म है वो कंप्लीट करता है। एक है लाइट डिपेंडेंट फेज और दूसरी है लाइट इंडिपेंडेंट फेज। लाइट डिपेंडेंट फेज जो है वो लाइट के ऊपर डिपेंड करती है, इस सनलाइट की प्रेजेंस में ये अपने जो प्रोडक्ट्स है वो प्रोड्यूस करती है, लेकिन जैसे ही इस सूरज की रोशनी मिलना इसको बंद होती है, ये अपने प्रोडक्ट बनाना बंद कर देती है। मीन्स कि जो लाइट रिएक्शंस हैं आर ऑकर्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये सिर्फ लाइट की मौजूदगी में होते हैं। और जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस हैं ये इनडायरेक्टली ये लाइट के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड नहीं करते, ये लाइट की प्रेजेंस में भी हो सकते हैं, लाइट की एब्सेंस में भी हो सकते हैं, ठीक है। इस वजह से हमें सिर्फ इन्हें क्या बोलते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस के लाइट का होना या ना होना इनको इफेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। लाइट डिपेंडेंट फेज क्या है? इट इज कॉल्ड सो बिकॉज इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। ये जस्ट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट में होती है। लाइट एनर्जी, यहाँ से जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो यूज की जाती है टू प्रोड्यूस एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स एटीपी एंड NADPH। लाइट डिपेंडेंट फेज में हमारे पास दो एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एक हमारे पास ATP और NADPH। तो आप कह सकते हैं कि जो लाइट डिपेंडेंट फेज है उसके दो प्रोडक्ट्स हैं ATP एंड NADPH। दीज रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट। ये रिएक्शंस कहाँ पे हो रहे होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। लाइट इंडिपेंडेंट फेज, दीज रिएक्शंस डू नॉट यूज लाइट डायरेक्टली, ये लाइट को डायरेक्टली यूज नहीं करते, इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं? लाइट इंडिपेंडेंट फेज बोलते हैं। इन दिस फेज कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड बाय NADPH। अब ये जो लाइट रिएक्शंस में प्रोड्यूस होने वाले प्रोडक्ट्स थे, कौन कौन से प्रोडक्ट्स थे? ATP और NADPH। उनको लाइट इंडिपेंडेंट फेज जो है वो यूटिलाइज करता है किस में? कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन में। कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन किस में हो जाती है? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में। इसमें भी हमारे पास सीरीज ऑफ रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे। दिस रिडक्शन रिक्वायर्स एनर्जी विच इज प्रोवाइडेड बाय ATP। रिडक्शन के लिए रिडक्शन किसके जरिए होती है? NADPH के लिए होती है। और रिडक्शन के लिए जो एनर्जी यूज होती है वो किससे मिलती है? ATP में। इट मीन्स के लाइट इंडिपेंडेंट फेज में दोनों मॉलिक्यूल्स, दोनों जो प्रोडक्ट्स लाइट डिपेंडेंट फेज में यूज हो रही हैं वो लाइट इंडिपेंडेंट फेज में जो लाइट डिपेंडेंट फेज में दोनों मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो लाइट इंडिपेंडेंट फेज में यूटिलाइज हो रहे हैं। इस वजह से जो लाइट इंडिपेंडेंट फेज है वो इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? लाइट के ऊपर डिपेंड कर रही है। मीन्स के लाइट होगी
तो लाइट के प्रोडक्ट्स लाइट रिएक्शन में होने वाले प्रोडक्ट्स इसको मिलेंगे, और जब इसको ये प्रोडक्ट्स मिलेंगे तब ये अपना रिएक्शन, अदरवाइज ये अपना रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, अब हम इनको डिटेल से डिस्कस करते हैं। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस क्या हैं और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस क्या हैं। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस क्या हैं? जो लाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं उनको लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। दीज रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स। अब हमारे पास अगर हम क्लोरोप्लास्ट देखें, क्लोरोप्लास्ट अगर हम देखें तो क्लोरोप्लास्ट में एक हमारे पास क्या आता है, थैलाकोइड मेम्ब्रेन है। ठीक है, और दूसरे हमारे पास क्या है, स्ट्रोमा है। ठीक है, तो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस क्लोरोप्लास्ट की थैलाकोइड मेम्ब्रेन में होती है। ये आप लोगों ने याद रखना है, जो डिपेंडेंट रिएक्शंस हैं वो थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स में होते हैं। अब यहाँ से ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख भी दिया, फोटो सिस्टम के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ था, तो वो मैंने फोटो सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों से अलग भी पूछा जा सकता है। तो फोटो सिस्टम्स क्या हैं? फोटो सिस्टम्स असल में क्लस्टर्स ऑफ पिगमेंट्स हैं। ठीक है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का क्लस्टर है जो थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स में मौजूद होता है, और उन क्लस्टर्स ऑफ पिगमेंट को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है, फोटोसिस्टम क्या है? क्लस्टर ऑफ पिगमेंट्स है जो किसमें मौजूद होता है? थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स में मौजूद होता है, और इन क्लस्टर्स ऑफ पिगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है, थैलाकोइड मेम्ब्रेन में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर अरेंज्ड इनटू क्लस्टर्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स किसमें अरेंज होते हैं? गुच्छों की शक्ल में अरेंज होते हैं, क्लस्टर्स की शक्ल में अरेंज होते हैं। दीज क्लस्टर्स आर कॉल्ड फोटोसिस्टम्स। इनको हम क्या बोलते हैं? फोटोसिस्टम्स बोलते हैं। हमारे पास दो तरह के फोटोसिस्टम्स हैं, एक है फोटोसिस्टम 1, दूसरा है फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम 1 और 2 हम इनकी डिस्कवरी की बेस पे बोलते हैं कि फोटोसिस्टम 1 पहले डिस्कवर हुआ था, इस वजह से हमने से क्या बोल दिया? फोटोसिस्टम 1। और फोटोसिस्टम 2 दूसरी फेज में बाद में डिस्कवर हुआ था, तो उसको उन्होंने क्या नाम दिया? फोटोसिस्टम 2 दे दिया। ठीक है, लेकिन रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस के स्टार्ट होते हैं वो फोटोसिस्टम 2 से स्टार्ट होते हैं और फिर फोटोसिस्टम 1 की तरफ जाते हैं। मतलब जो इनका सीक्वेंस है वो इनकी डिस्कवरी की बेस पे है। इनमें रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट में ऑर्डर की बेस पे इनका नेम नहीं है। ठीक है, दीज फोटोसिस्टम्स आर नेम्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिस्कवरी, बट प्रोसेस ऑफ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम फोटोसिस्टम 2। इनको जो हमने 1 और 2 नेम दिया है ये ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी की बेस पे दिया है, लेकिन जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है वो स्टार्ट किससे होता है? फोटोसिस्टम 2 से होता है। ठीक है, ये फोटोसिस्टम से रिलेटेड मैंने आप लोगों को बता दिया। फोटोसिस्टम क्लस्टर्स ऑफ पिगमेंट्स हैं और दो टाइप्स हैं, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2, और इनको हमने ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी की बेस पे नेम किया है। लेकिन जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? फोटोसिस्टम 2 से स्टार्ट होता है। स्टेप्स ऑफ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस। अब अगर हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस के स्टेप्स देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, हम इसके डायग्राम पे पहले फोकस करते हैं। पहले क्या होता है? फोटोसिस्टम 2 में मौजूद जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर क्या फॉल करती है? लाइट फॉल करती है। यहाँ पे उन्होंने फोटोन मेंशन किया हुआ है, फोटोन ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट का यूनिट है फोटोन, मींस के लाइट के फोटोन जो है वो किसके ऊपर फॉल कर रहे हैं? जैसे केजी यूनिट्स होते हैं, ग्राम्स यूनिट है, केल्विन टेम्परेचर का यूनिट है, इसी तरह से जो लाइट के यूनिट होते हैं वो फोटोन होते हैं। अब यहाँ पे फोटोन्स ऑफ लाइट फॉल कर रही हैं फोटोसिस्टम 2 में क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स के ऊपर, और ये लाइट एनर्जी के जो फोटोन्स हैं ये क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स में से 2 इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करते हैं। ठीक है, कि इस एनर्जी की वजह से जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्साइट हो जाते हैं, तेजी से वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं उसके एटम्स, और उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होता है। ठीक है, और बी साइड के यहाँ पे जैसे जिस वक्त क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स की आयनाइजेशन हो रही होती है वहां से इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन हो रहा होता है, साथ ही में वाटर की स्प्लिटिंग हो रही होती है। इसी लाइट की वजह से वाटर की क्या होती है? स्प्लिटिंग होती है, जिससे 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है और हमारे पास 2 हाइड्रोजन आइंस और साथ में ऑक्सीजन लिबरेट होती है। ये ऑक्सीजन जो है ये एटमॉस्फेयर में लिबरेट हो जाती है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेशन के प्रोसेस में यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ जब लाइट फोटोसिस्टम 2 के ऊपर फॉल किया, क्लोरोफिल में से 2 इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन हुआ, तो क्लोरोफिल में क्या क्रिएट हो गए? उन इलेक्ट्रॉन्स की इमिशन की वजह से होल क्रिएट हो गए। तो उसमें वहां पे क्या हो गई? डेफिशिएंसी हो गई इलेक्ट्रॉन्स की क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स में। तो इस डेफिशिएंसी को कंपनसेट कौन करता है? जो वाटर से
ये रिलीज होने वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्लोरोफिल में जो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हुई है उसको क्या करेंगे, कंपनसेट कर देंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स इसको क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, जब लाइट की प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होगी हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर बोलते हैं। फोटोलाइसिस मींस ब्रेक डाउन बाय यूजिंग लाइट। लाइट को यूज करके वाटर की क्या होती है, वाटर मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन होती है, जिसको हम वाटर की स्प्लिटिंग भी बोलते हैं। और स्प्लिटिंग के बायस यहाँ से इलेक्ट्रॉन के 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ऑक्सीजन हाफ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल निकलेगा और प्रोटॉन्स साथ में 2 हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, अब यहाँ से जो क्लोरोफिल से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन हुआ है वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएंगे। मींस के प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो क्लोरोफिल से इमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर एक्सेप्ट करता है और उसको यहाँ पे सीरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनसे वो इलेक्ट्रॉन पास होता है। और जब वो पास होता है तो चूंकि ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड फॉर्म में होता है। एक्साइटेड फॉर्म के इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। जब वो सीरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ पास करता है, पास हो रहा होता है, तो वो डी एक्साइट होना शुरू होता है, मींस के एनर्जी को रिलीज करता है, अपने अंदर से एनर्जी को रिलीज करता है ग्राउंड स्टेट में आने के लिए। ठीक है, तो जब ये सीरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स में से पास करता है तो इस सीरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं। मींस की इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। हर मॉलिक्यूल के पास जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो कुछ एनर्जी इमिट करता है और वो एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, एटीपी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये पहला प्रोडक्ट होगा लाइट रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस का। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से जो इलेक्ट्रॉन कैरी हो रही है वो कहाँ पे पहुँचते हैं, फोटोसिस्टम 1 में पहुँचते हैं। फोटोसिस्टम 1 में अगेन क्या होती है, फोटोसिस्टम 1 पे अगेन क्या फॉल कर रही है, लाइट एनर्जी फॉल कर रही है। वो लाइट एनर्जी क्या करती है, यहाँ पे मौजूद जो क्लोरोफिल है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करती है और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चले जाते हैं। इसमें फोटोसिस्टम 1 के क्लोरोफिल में क्या हुई, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से आने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसकी डेफिशिएंसी को कंपनसेट करेंगे और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 2 के पास जाएंगे। वो अगेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पास होंगे और वहाँ पे क्या होगा, NADP जो वाटर मॉलिक्यूल से यहाँ पे प्रोटॉन्स रिलीज हुए थे या हाइड्रोजन रिलीज हुए थे वो NADP एक्सेप्ट करेगा और यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से आए हैं उनको एक्सेप्ट करेगा और उसको किस में चेंज कर देगा, NADPH में। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रिच एनर्जी मॉलिक्यूल्स ATP और NADPH इस तरह से बनते हैं। ये पूरा मैकेनिज्म था, आप इसको एक बार रीड आउट कर लेते हैं। स्टेप 1 में क्या होगा, क्लोरोफिल A ऑफ फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम 2 का जो क्लोरोफिल A है वो लाइट एब्सॉर्ब करता है। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड फ्रॉम इट। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स में से इमिट होंगे। दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इज एक्सेप्टेड बाय अ मॉलिक्यूल कॉल्ड प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये इलेक्ट्रॉन पेयर कौन एक्सेप्ट करेगा, एक मॉलिक्यूल जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोलते हैं, वो उनको एक्सेप्ट कर लेगा। एट द सेम टाइम जब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के ऊपर लाइट फॉल कर रही होती है उसमें से इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो रहा होता है, बिल्कुल इसी वक्त क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट करता है इनटू ऑक्सीजन एटम एंड 2 हाइड्रोजन आयंस एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट करता है और क्या देता है, 2 हाइड्रोजन आयंस देता है, हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल देता है और साथ में क्या लिबरेट होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स का इमिट होता है। Splitting of water takes place to compensate the electron loss of photosystem 2. Photosystem 2 में जो क्लोरोफिल में से इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ था उसकी डेफिशिएंसी को कंपनसेट करने के लिए वाटर की स्प्लिटिंग होती है और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स फोटोसिस्टम 2 में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्सेप्ट कर लेता है अपनी डेफिशिएंसी को कंपनसेट करने के लिए। दिस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर बाय लाइट इज कॉल्ड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। लाइट के जरिए जो वाटर की स्प्लिटिंग होती है इसको हम क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप 3 है जो इसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फोटोलाइसिस के दौरान रिलीज हुई थी, वो कहाँ पे चली जाती है, लीव से रिलीज होकर लीव से स्टोमेटा के जरिए रिलीज हो जाती है और एटमॉस्फेयर में चली जाती है। स्टेप 4 में क्या होगा, जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने क्लोरोफिल से 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए थे वो इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहाँ से पास करेंगे, चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल्स की क्या होगी, एक लंबी चेन होगी
उनमें से वो पास करेंगे और इन चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से इलेक्ट्रॉन पास करता है तो वो क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है, विच इज यूज्ड फॉर एटीपी सिंथेसिस। जब ये वाला इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास आता है तो इसमें ये एक्साइटेड फॉर्म में होता है, बहुत सारी एनर्जी इसने अपने अंदर स्टोर कर रही होती है। तो जब ये सीरीज ऑफ सीरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास करता है तो वहां पे वो एनर्जी रिलीज करता है, और ये एनर्जी किसके लिए यूज होती है, एटीपी सिंथेसिस में यूज होती है। स्टेप 5 में क्या होता है, लाइट फोटोसिस्टम 1 के ऊपर भी फॉल कर रही है, विच आल्सो रिलीज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम क्लोरोफिल। फोटोसिस्टम 1 में भी जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं उसमें से भी इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होगा। दीज इलेक्ट्रॉन्स, अब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फोटोसिस्टम 1 से इमिट हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स और वाटर से रिलीज होने वाले जो 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, ये दोनों चीजें यूज होती हैं और ये क्या करते हैं, NADP को रिड्यूस कर देते हैं NADPH में। और इस तरह से जो हमारे पास लाइट एनर्जी के 2 प्रोडक्ट्स हैं, ATP एंड NADPH, उनकी फॉर्मेशन होती है जो फर्दर किसमें यूज होंगे, डार्क रिएक्शंस में यूज होंगे। ठीक है, तो दीज वर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस। अब हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस की तरफ आते हैं। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं वो जो इनडायरेक्टली लाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं, और इनडायरेक्टली किस तरह से डिपेंड करते हैं कि वो लाइट रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, वंस द लाइट रिएक्शन प्रोड्यूस ATP एंड NADPH, जब एक दफा लाइट रिएक्शंस में ATP और NADPH प्रोड्यूस हो गया है, द फोटोसिंथेटिक सेल्स फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड, तो फिर फोटोसिंथेटिक सेल्स क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेंगे और शुगर के मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस करेंगे। These reactions does not depend directly on light। ठीक है, ये डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड नहीं करते, बट डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। लेकिन किस पर डिपेंड करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन पे डिपेंड करते हैं। इट टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस थे वो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के ऊपर हुए हैं क्लोरोप्लास्ट की, और जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस हैं वो स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में हो रहे हैं। अब जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस है इसका हम दूसरा नाम क्या देते हैं, केल्विन साइकिल, क्योंकि इसको किसने डिस्कवर किया था, किसने इसको फर्स्ट डिस्क्राइब किया था, मेल्विन केल्विन और उसके कलीग्स ने। इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, केल्विन साइकिल बोलते हैं। स्टेप्स ऑफ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस क्या हैं? अच्छा, आप लोगों से डार्क रिएक्शंस के अलावा आप लोगों से पूछा जा सकता है एक्सप्लेन केल्विन साइकिल, तो आप लोगों ने उसमें भी डार्क रिएक्शंस को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, स्टेप्स ऑफ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, पहले हम इसकी डायग्राम देखते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब हुई है लीव्स के अंदर, वो यहाँ पे एक हमारे पास पहले से मौजूद एक मॉलिक्यूल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, RUBP। इसको हम राइबोलोज बिसफॉस्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइबोलोज बिसफॉस्फेट, राइबोलोज बिसफॉस्फेट, और शॉर्टली हम इसे क्या बोलते हैं, बिसफॉस्फेट, और शॉर्टली हम इसे क्या बोलते हैं, RUBP। ठीक है, अब ये RUBP का जो मॉलिक्यूल है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और हमारे पास एक 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनता है जो कि अनस्टेबल है। ठीक है, यहाँ पे ये जो मैंने शो किए हैं ये ब्लैक डॉट शो कर रहा है कि एक ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, और 3 शो कर रहा है कि हमने कितने मॉलिक्यूल्स लिए हैं, 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स लिए हैं। हमारे पास 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे यूज हुए हैं और 3 ही मॉलिक्यूल्स किसके यूज हुए हैं, रुबिस्को के। ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बन है वो भी 1 2 3 4 5 इन 5 कार्बन चेन के साथ ऐड हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, और इस साइड पे भी इसके क्या अटैच है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। जब ये दोनों मॉलिक्यूल जो हैं ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास एक 3 मॉलिक्यूल्स किसके बनते हैं, 6 कार्बन मॉलिक्यूल बनता है जो कि अनस्टेबल है। ठीक है, अब ये अनस्टेबल होने की वजह से खुद को क्या करने की कोशिश करेगा, स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, और जब खुद को स्टेबलाइज करता है तो वो किस में चेंज हो जाता है, हमारे पास एक 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बन जाता है। पहले ये 6 कार्बन वाला था, अब ये 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बन गया जिसको हम क्या बोलते हैं, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 3PGA
फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, और इसको हम 3 पोजीशन पे, 3 इसलिए बोलते हैं क्योंकि 3rd पोजीशन पे क्या अटैच होता है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। ठीक है, अब ये जो 3GPA बना है, ये PGA 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड जो बना है, ये क्या करता है, लाइट एनर्जी से, लाइट रिएक्शंस में प्रोड्यूस होने वाला ATP मॉलिक्यूल और जो NADPH का मॉलिक्यूल है, इन दोनों को यूज करता है और ATP से एनर्जी ऑब्टेन करता है, उसको ADP में कन्वर्ट करता है फॉस्फेट का, जो प्लस इसके साथ क्या है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। इसके साथ से बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो ये इस बॉन्ड ने अपने अंदर लॉट ऑफ एनर्जी स्टोर की होती है। अब वो एनर्जी जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो वो एनर्जी रिलीज होगी जो इसको स्टेबलाइज करने में, जो इसको फर्दर कन्वर्ट करने में यूज होगी। और NADPH ये क्या लेता है, हाइड्रोजन लेता है और उसको किस में चेंज कर देता है, NADP में, और ये खुद किस में चेंज हो जाता है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। ठीक है, पहले ये 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड था, अब इसी का आइसोमर है 3 फॉस्फोग्लिसरेट। 3 फॉस्फोग्लिसरेट का जो मॉलिक्यूल है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट के 6 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए हैं। अब इनमें से जो एक मॉलिक्यूल है वो किस में चेंज हो जाता है, ग्लूकोज में, वो किस में रिड्यूस हो जाता है, ग्लूकोज में। और जो बाकी के 5 मॉलिक्यूल्स हैं वो फर्दर यूज होते हैं और जो हमारे पास स्टार्टिंग मॉलिक्यूल रुबिस्को था उसको वापस प्रोड्यूस करने के लिए यूटिलाइज हो जाते हैं, जो कि नेक्स्ट केल्विन साइकिल में यूज होता है। ठीक है, तो ये इसकी डायग्राम थी। अब अगर हम इसका स्टेप वाइज एक्सप्लेनेशन देखें तो पहला स्टेप क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करता है 5 कार्बन मॉलिक्यूल RuBP के साथ और क्या बनाता है, 6 कार्बन इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल 5 कार्बन RuBP के साथ रिएक्ट करेगा और हमारे पास एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल इंटरमीडिएट बनेगा और ये मॉलिक्यूल क्या है, अनस्टेबल है। ठीक है, दिस 6 कार्बन मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल एंड स्प्लिट्स इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल। ठीक है, अनस्टेबल होता है और अनस्टेबल होने के बाद ये क्या कर देता है, इसकी स्प्लिटिंग हो जाती है, मीन्स के दरमियान में से इसका ब्रेकडाउन हो जाता है और हमारे पास तीन ये मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, 3 ये मॉलिक्यूल्स, और टोटल कितने मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, 6, और 3 PGA जिसको हम 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बोलते हैं, इसके 6 मॉलिक्यूल्स हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, अब ये जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है ये रिड्यूस होता है, किसके जरिए रिड्यूस होता है, 3 कार्बन शुगर किसमें रिड्यूस होता है, 3 कार्बन शुगर मॉलिक्यूल ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और किसके जरिए रिड्यूस होता है, NADPH से प्रोटॉन लेता है और एनर्जी किसकी यूटिलाइज करता है, ATP की। अब these 3 कार्बन शुगर मॉलिक्यूल्स आर यूज्ड टू सिंथेसाइज ग्लूकोज। ये जो 3 कार्बन शुगर मॉलिक्यूल है ये किस लिए यूज होता है, ग्लूकोज को सिंथेसाइज करने के लिए, और जो बाकी के 5 मॉलिक्यूल्स हैं वो किसके में यूज होते हैं, टू जनरेट ओरिजिनल 5 कार्बन मॉलिक्यूल फॉर नेक्स्ट केल्विन साइकिल। तो जिसको नेक्स्ट ओरिजिनल 5 कार्बन मॉलिक्यूल जिसको हम RuBP बोलते हैं उसको रीजनरेट करने के लिए ये यूज होता है ताकि वो नेक्स्ट केल्विन साइकिल में यूज हो सके। ठीक है, तो दिस वाज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। अब हमारे पास इसका लास्ट है लिमिटिंग फैक्टर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। कौन से फैक्टर्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस को लिमिट करते हैं। अब हमारे इसमें वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, पहले हम लिमिटिंग फैक्टर की डेफिनेशन देख लेते हैं। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी अफेक्टेड बाय फॉलोइंग एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फैक्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, ये लिमिटिंग फैक्टर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो लिमिटिंग फैक्टर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस वो फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर क्या है, लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, लाइट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइट। जितनी स्ट्रॉन्ग लाइट होगी और जितनी ज्यादा टाइम के लिए फॉल करेगी लीव्स के ऊपर, उतना ये फोटोसिंथेसिस के रेट को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। ठीक है, मोर इज द लाइट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइट इंक्रीजेस द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, किस पे डिपेंड कर रहा है, लाइट इंटेंसिटी पे एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइट पे। लाइट इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी फोटोसिंथेसिस का रेट इतना ही ज्यादा होगा, ड्यूरेशन ऑफ लाइट जितना ज्यादा होगा उतना ही रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस। कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे पास क्या है, प्लांट्स के पास एक रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन होगी इतनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस का रेट इंक्रीज होगा, लेकिन एक खास लिमिट तक होगा। ठीक है, और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज हाईएस्ट। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किस टेम्परेचर पे हाईएस्ट होता है, 25 डिग्री सेल्सियस पे हाईएस्ट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं। और 25 डिग्री सेल्सियस से बिलो
या अबव अगर टेम्परेचर होगा तो ये क्या करेगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को रिड्यूस कर देगा। जो मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा वो 25 डिग्री सेल्सियस पे होगा। तो इसमें हमारे पास कितने फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स हैं, लाइट इंटेंसिटी, ड्यूरेशन ऑफ लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। ठीक है, ये 4 फैक्टर्स जो हैं वो लिमिटिंग फैक्टर का काम करते हैं, जो जिसमें स्लाइड चेंज आने से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होता है। ठीक है, तो इट वाज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसमें हमने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, केमिकल इक्वेशन आपने फोटोसिंथेसिस की मस्ट लर्न करनी है, फिर मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन है जिसमें 2 फेजेस आ जाती हैं, लाइट डिपेंडेंट एंड लाइट इंडिपेंडेंट। उनके रिएक्शंस को हमने डिस्कस किया। लाइट इंडिपेंडेंट फेज को हम केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। केल्विन साइकिल के नाम से भी आप लोगों के पास क्वेश्चन आ सकता है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी। अगर हेल्पफुल थी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।